हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पेनिका पॉइंट। तो चलिए आज हम न्यूज़ इन डेप्थ में देखेंगे। 3-4 टॉपिक है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। ये क्या है कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम? तो कस्तूरी कॉटन इतना तो समझ में आ रहा है कि कॉटन है, एक कस्तूरी कॉटन करके एक प्रोग्राम चलाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें वही करना, ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग। इंडियन कॉटन जो हमारा, उसके सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और ट्रेसेबिलिटी को इन्हांस करना चाहिए कि ऐसा ना हो दूसरे कंट्री इस चीज़ को ले लें। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्सटाइल ट्रेड बॉडीज़ और इंडस्ट्रीज़ का। उद्देश्य यही है कि कॉटन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कॉटन ग्रोन प्रीमियम वैल्यू क्रिएटिंग प्रीमियम वैल्यू फॉर कॉटन। इंडिया में जो कॉटन ग्रो हो रहा है उसका एक प्रीमियम वैल्यू हम क्रिएट कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट में इसको ला सकें। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का है कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्सेप्ट एक्सपोसिल। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है नेसेसरी इंफॉर्मेशन और अपडेट करने के लिए। ये भारत प्रोग्राम कस्तूरी कॉटन है। इस पर आप QR बेस्ड सर्टिफिकेशन, इसमें QR बेस्ड सर्टिफिकेशन मिल सकता है आपको। ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इसमें होगा और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर सकते हो और या ले सकते हैं। ये नेशनल लेवल पर ऑपरेशन है और प्रमोशन जो है इसका नेशनल इंटरनेशनल दोनों प्लेटफॉर्म पर होगा और फंड्स का एलोकेशन स्टेट लेवल नहीं देगा। तो हम देख लिए कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। अगला है मित्र शक्ति। ये मित्र शक्ति क्या है? ये छोटा सा टॉपिक है, एक एक्सरसाइज है किस किस के बीच, इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच। और इस साल इसका 10वां एडिशन है और श्रीलंका के साउदर्न प्रोविंस में हो रहा है। कहाँ? मधुरुया जगह का नाम है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका एम है कि सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करे और रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करे और इन्हांस करे। तो ये था हमारा मित्र शक्ति किस किस के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच हो रहा है और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला टॉपिक है वैनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये क्या है? वैनगंगा नलगंगा रिवर, ये नाम से तो पता चल रहा है कि वैनगंगा और नलगंगा के बीच एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लाया जाए कि दोनों को जोड़ा जाएगा और दोनों के बीच डिस्टेंस कम होगा, दोनों के बीच। तो ये ऑथोरिटीज, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो होगा क्या कि वैनगंगा का रिवर का जो पानी जो है नलगंगा में रीडायरेक्ट किया जाएगा और ये कहाँ? बुधवन डिस्ट्रिक्ट में। और ये कितना किलोमीटर लिंक करेगा कैनल को? 426.52 किलोमीटर लिंक करेगा। इसमें वही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है। अफेक्टेड रीजन जैसे मराठावाड़ा रीजन, वो हमेशा ड्राउट प्रोन एरिया होता है। तो अब उससे क्या होगा कि पानी का कमी नहीं दिखेगा और वैनगंगा में ये यहाँ हमेशा बाढ़ भी आते रहता है। तो उससे होगा क्या कि पानी को हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी हो जाएगा और जहाँ बाढ़ आ रहा है वहाँ भी पानी कंट्रोल होगा। इस प्रोजेक्ट को 15 तालुक जैसे नागपुर, वार्धा, अमरावती, यवतमल, अकाला, बलडवाना डिस्ट्रिक्ट विदर्भ में लागू किया जाएगा। और ये इससे प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई सबको भी वाटर प्रोवाइड करेगा। वैनगंगा जो है, हम कुछ इसके की फैक्ट देख लेते हैं। तो वैनगंगा जो है गोदावरी का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। सोर्स ये महादेव हिल्स मध्य प्रदेश से ये राइज होता है। कहाँ? सिवनी डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद वार्धा नदी के साथ का जैसे ही इसका संगम होता है ये प्राणहिता बन जाता है। याद रखना है, जैसे ही वार्धा नदी के साथ इसका संगम होती है तो प्राणहिता बन जाता है। नलगंगा ये जो है
रिवर पूर्णा का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और ये तापी रिवर का सब ट्रिब्यूटरी। तो याद हो गया, वेनगंगा नर्मदा को जोड़ा जा रहा है और कितना किलोमीटर लिंकिंग रिवर लिंक कैनल को लिंक किया जाएगा, तो 426.52 किलोमीटर। वही कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्री वाटर सप्लाई सब में के लिए वाटर प्रोवाइड करें। अगला टॉपिक है बीमस्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बीमस्टेक तो पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि बीमस्टेक कंट्री मतलब अभी जो है एक समिट हुआ बीमस्टेक का, जिसमें वही कहा गया था कि बीमस्टेक कंट्रीज जितने भी सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए, जो बेहतर होगा हर कंट्री के लिए। जिसका फुल फॉर्म देख लिए। इसमें 7 कंट्रीज आता है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। पहले बी स्टेक था, बाद में म्यांमार जुड़ा, फिर अब बी में स्टेक बन गया। इतना तो पता चल गया। अब अगला है, इसका देख लेते कुछ फैक्ट। 1997 में इसका स्थापना हुआ, हेड क्वार्टर ढाका है। और किस डिक्लेरेशन के तहत एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है बीमस्टेक का स्थापना किस डिक्लेरेशन के थ्रू तहत हुआ, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन। जो भी बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट एरिया में ये सारे मेंबर जो भी जैसे बे ऑफ बंगाल से ही सटे सब उसमें आते हैं मेंबर, जिससे रीजनल यूनिटी को शो करता है। बीमस्टेक ये एग्रीमेंट दो से ज़्यादा कंट्रीज है ऑब्लिगेशन को एग्री करेगा। कुछ ऑब्लिगेशन सब एक दूसरे के ऑब्लिगेशन को एग्री करेगा। डोमेस्टिक फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये सभी मेंबर के द्वारा नेशन के द्वारा साइन बाय ऑल मेंबर, इसलिए कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हम और बढ़ा सके और जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी मतलब इसमें जो कंट्री नहीं उसको भी हम ट्रेड के लिए अट्रैक्ट कर सकें। ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी सेटअप हुआ फिर, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनेंस ट्रेड एग्रीमेंट नहीं आया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी कुछ नहीं। 2004 में बात हुआ था, लेकिन अभी तक अभी तक कंक्लूड होने लास्ट टॉक 2018 में हुआ था। तो हम देख लिए क्या देख रहे थे, बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का देख लिए 7 कंट्रीज, जिसमें आता है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, जो भी मतलब बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट एरिया में लाइक करते हैं कंट्री। इसका स्थापना 1997 ढाका और बैंकॉक डिक्लेरेशन देखे थे। और ये एग्रीमेंट क्या है, तो ये भी न्यूज़ में आया था कि बोला गया है, एक समिट बैठा जिसमें बोला गया कि जो भी बीमस्टेक कंट्री सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेनी चाहिए, और जो बेहतर होगा ताकि आउटसाइडर्स जो भी इसमें कंट्री नहीं है उसको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एस्टिमेट के लिए और अट्रैक्ट करें। लेकिन नेगोशिएशन तो 2004 में हुआ था, फिर लास्ट में 2018 में, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। अगला देखेंगे हम चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम? चेक तो पता ही होगा, चेक से हम तो सिंपल सा चेक तो समझ में आ गया होगा चेक क्या है। और ट्रंकेशन से, ट्रंकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्विकन करना या किसी चीज़ को शॉर्ट करना मतलब टाइम पीरियड को शॉर्ट करना और प्रोसेस को क्विकन करना। तो वही अभी न्यूज़ में इसलिए ये आ गया है कि आरबीआई जो है ऐसा प्रपोज किया है कि सीटीएस ये चेक ट्रंकेशन मेथड को, पहले क्या था बैच प्रोसेसिंग था, अब इसको कंटिन्यूस क्लियरिंग करेंगे। यही हमको समझना, बैच प्रोसेसिंग क्या है और कंटिन्यूस क्लियरिंग क्या है। बैच प्रोसेसिंग यही था कि जैसे होता क्या था पहले, क्या कि चेक इकट्ठा होता था, कोई सुबह दिया, कोई दोपहर दिया, कोई शाम दिया, फिर उसको एक साथ एक सिंगल ग्रुप बनाएगा, फिर उसको आगे के लिए भेजेगा प्रोसेस के लिए। तो उसमें होता क्या था, कोई सुबह दिया, कोई शाम दिया और कोई दोपहर दिया, सबको एक ही टाइम की फिर पता चलता था जो सुबह दिया उसके लिए बहुत टाइम लग गया, जो दोपहर दिया और शाम दिया उसको तो बहुत जल्दी मिल गया। तो ये इस चीज़ को, ये सीरीज ऑफ टास्क के बैच के तहत जो होता था, एक ग्रुप बनाएंगे, फिर हम इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे। तो इसको ख़त्म करके बोला गया है कि कंटिन्यूस क्लियरिंग करेंगे। कंटिन्यूस क्लियरिंग मतलब होता है कि रियल टाइम आप जब दिए हैं आपको तभी वो चीज़
कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा। जब उसको मिला, जब उसको आप दे रहे हैं चेक, जब उसको रिसीव तुरंत वो आपको दे दिया जाएगा। तो यही है बैच प्रोसेसिंग और कंटिन्यूस क्लियरिंग। तो इसलिए तो अब चूँकि हर चीज़ अब डिजिटलाइजेशन हो गया और हर चीज़, और इसके कुछ प्रोज और कॉन्स भी हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, बैच प्रोसेसिंग ज़्यादा ठीक क्यों नहीं था, या ये कंटिन्यूस क्लियरिंग लाना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम देखेंगे। ये CTS क्या है? ये चेक क्लियरिंग सिस्टम है, जो चेक को एक क्लियर करने का एक सिस्टम है, जिसमें RBI के द्वारा ये ट्रांजेक्शन क्या है, एक फिजिकल चेक के फ्लो को हम स्टॉप करने का एक तरीका है ट्रांजेक्शन सिस्टम। और पता है अब जो है कि अब क्या होगा, एक चेक का इमेज कैप्चर होगा और फिर बैंक ब्रांच को भेजा जाएगा, और इस तरीके से इमेज बेस्ड ऑनलाइन होगा। पहले क्या होता था, कभी फर्जी चेक या कभी फटा हुआ है, कभी इस तरीके से, उसमें कुछ इंसान अनफेयर तरीके से भी कुछ कर लेता था। तो ये चीज़ का कमी होगा, ये चीज़ होगा, क्योंकि अब इमेज बेस्ड हो गया, तब इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम हो गया। चेक का इमेज भेजो, MIC का डाटा कैप्चर होगा और फिर वो बैंक ब्रांच पे। तो अब ये सब हेर फेर नहीं होगा। और इसको जो है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से, कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसको चेक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को जैसे बेसिक सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन कंट्रोल दिया जाएगा। इसके बेनिफिट कुछ हम देख लेते हैं। बेनिफिट यही है कि चेक आपको वही होगा कि आप सेम डे आपको प्रोसीड हो जाएगा, आपको सेम डे मिल जाएगा। डाटा स्टोरेज आसान हो, बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले तो एकदम से फिर से निकालो, फिर चेक, फिर देखो, अरे किसका कैसा। अब है कि सब चीज़ तो कंप्यूटर में है, मेमोरी में लोड, और फिर नाम टाइप करो और फिर उसका वो आ गया। इसमें रिस्क को घटा रहा है, वही रिस्क हम जो बोले, कभी कभी इंसान उसके साथ चेक के साथ फर्जीवाड़ा कर लेता है, या कभी फाड़ दिया, चीर दिया, या कुछ भी अनफेयर तरीके से कुछ गलत कर रहा है। कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है हमारा, मिनिमाइजिंग डिले और बोटलनेक को मिनिमाइज कर रहा है, और क्लियरिंग साइकिल को शॉर्ट कर रहा है। समझ में आ गया? वही कि एकदम से सबको एक बैच बना के, सीरीज बना के जो करता था उसको हम कंटिन्यूस कर दिया है। तो ये एक क्लियरिंग साइकिल को भी शॉर्ट कर रहा है। तो चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम हम समझ गए। तो ये न्यूज़ में क्यों आया है कि बैच प्रोसेसिंग से कंटिन्यूस क्लियरिंग ला रहा है। और बैच प्रोसेसिंग में हम समझ गए, बैच प्रोसेसिंग में वही था कि एक सिंगल ग्रुप बना रहे हैं, फिर बैच बना रहे हैं, फिर उसको आगे के लिए भेजेंगे। कंटिन्यूस क्लियरिंग में कि जैसे ही हुआ है रियल टाइम पे हम उसको, जब हमको रिसीव रियल टाइम पर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। RBI का है। ट्रांजेक्शन वही है कि हम फ्लो, फिजिकल चेक के फ्लो को वो कर दे। और चूँकि अब इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम आएगा इमेज के थ्रू। इसके बेनिफिट देख लिए थे हमें, सेम डे चेक का प्रोसीड हो जाएगा, स्टोरेज आसान हो जाएगा, रिस्क घटेगा, और क्लियरिंग से। अगला बेलारूस जो है SCO का मेंबर बन गया, और ये 10th मेंबर हुई। तो इससे पहले हमको देखना बेलारूस SCO का मेंबर था, अब SCO का पूरा हमको देखना होगा, SCO कब बना, क्या बना। SCO का स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग है। और शुरू में इसमें 6 ही कंट्री थे, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 6 कंट्री से। फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुआ, याद रखना है। ईरान 2013 में, और ये अब बेलारूस इस साल 2024 10th मेंबर बन गया। अभी 2 ऑब्जर्वर स्टेट रखा है, अफगानिस्तान और मंगोलिया का, और 14 को डायलॉग पार्टनर है, और इसमें तुर्की को भी इंक्लूड किया गया। बेलारूस 10th मेंबर बना है। और बेलारूस देखो, डायलॉग पार्ट 2010 से ये डायलॉग पार्टनर था, फिर ऑब्जर्वर स्टेटस इसको दिया गया 2015 में, और फिर अब जाके ये 10th मेंबर बना है। SCO का ये बेसिक मानते हैं ये न्यूज़ में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वन डे एग्जाम के लिए बेसिक भी आपको इसका स्थापना पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर पर। और कंट्रीज़ तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कंट्री, उसमें कितना मेंबर है, ये तो मोटा मोटी भी याद रखें। जैसे इसमें
ईस्तान कंट्री जितने भी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिर चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान एक साथ, और ये लास्ट में जो ऐड हुए हैं ये बेलारूस तो याद ही रहेगा, ईरान भी याद ही रहेगा। तो इस तरीके से तो आज का टॉपिक हम क्या पढ़े हैं, बेलारूस एससीओ का मेंबर बनना, फिर चेक ट्रंकेशन सिस्टम पढ़े हम, वो बिमस्टेक पढ़े कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन कर लेना चाहिए, वैन गंगा नालगंगा को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक साथ जोड़ा जा रहा है। फिर मित्र शक्ति क्या था, इंडियन आर्मी और श्रीलंका आर्मी के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये 10th एडिशन कहाँ होने जा रहा है, श्रीलंका के सौदर मधुरोदय। कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम, ये टेक्सटाइल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये इसमें वही इनिशिएटिव है कि हम अपने प्रीमियम कॉटन जो हम ग्रो कर रहे हैं इंडिया में उसके प्रीमियम वैल्यू हम क्रिएट कर सकें। तो यही था आज का न्यूज़। तो चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।